अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आप लोगों ने यकीनन ऑब्जर्व किया होगा कि अगर कोई शख्स जो है वो सूटकेस को पुल कर रहा होता है तो एक्चुअली आप अगर देखेंगे तो उसके फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से होती है। बट जो सूटकेस मूव कर रहा है सरफेस के ऊपर वो कुछ इस तरीके से कर रहा है, एक्स एक्सिस में पैरेलल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है ये इंशाल्लाह आज के लेक्चर में समझ में आएगा आपको। दूसरी मिसाल देखिए कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई शख्स जो है वो एक लॉन मूवर को मूव कराता है। लॉन मूवर ये एक जो है वो घास काटने वाली मशीन होती है जिसको लॉन मूवर कहते हैं। इसमें जो फोर्स अप्लाई की जाती है वो फोर्स अप्लाई की जाती है इस डायरेक्शन में, बट स्टिल जो लॉन मूवर है वो मूव करती है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो रहा है कि फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रही है, मोशन किसी डायरेक्शन में हो रहा है। और एक और तीसरी मिसाल ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है और उसके ऊपर जो है वो एक कार मौजूद है। तो बेसिकली जो कार का वेट होता है वो तो एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट जो कार है वो डाउनवर्ड मूव करने के बजाय पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस मूव करती है, जस्ट लाइक दिस। सो ऐसा क्यों होता है बेसिकली बच्चों, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो फोर्सेस हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं और किसी भी फोर्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में तो इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जो कि आज का हमारा लेक्चर है। तो नोट कर लो लेक्चर और आइए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। देखो, एक फोर्स है या वेक्टर है, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उसके कंपोनेंट्स में। और ये आमतौर पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब वो जो दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, वो जो दोनों हिस्से बनते हैं किसी वेक्टर के या फोर्स के, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब एक दूसरे से 90 डिग्रीज पर होते हैं। इसी वजह से उन कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहते हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। दोनों नाम है उसके, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी होता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी होता है। और ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम किसी वेक्टर को या फोर्स को उसके पार्ट्स में तोड़ देते हैं, उसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। So in simple words, the process of splitting of a vector into mutually perpendicular components is called resolution of vectors। ठीक है, जब भी किसी वेक्टर को हम रिजॉल्व करते हैं उसके कंपोनेंट्स में जो एक्चुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, तो इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और अगर हम एक फोर्स को रिजॉल्व करते हैं उसके पार्ट्स में तो उन्हें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। एक ही बात है, यानी फोर्स भी तो एक वेक्टर ही है ना। तो किसी फोर्स को या वेक्टर को अगर उसके पार्ट्स में तोड़ते हैं तो उसे रेजोल्यूशन कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं। देखो, कंसिडर कर लेते हैं मिसाल के तौर पे एक फोर्स है एफ और उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा एक लाइन सेगमेंट से, एक लाइन के जरिए। और लाइन होगी ओ से लेके ए तक, जो कि कुछ एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के लिहाज से। उस एंगल को भी मैं फिगर के अंदर शो कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वो लाइन सेगमेंट है जो कि मैं जाहिर कर रहा हूँ, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओ से ए तक जा रहा है। और बेसिकली ये एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये फोर्स एफ है जो कि एक्स एक्सिस के लिहाज से कुछ एंगल बना रही है। उस एंगल को हम थीटा से जाहिर करते हैं। जो एंगल होता है उसको हम थीटा, ये एक सिंबल है एंगल का, इससे हम जाहिर करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपके सामने एक फोर्स बनाई हुई है जो ओ से ए तक जा रही है, उस फोर्स का नाम एफ है। और मैं अब इसको इसके पार्ट्स में तोड़ूंगा, रिजॉल्व करूंगा, जिसे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो स्टेप नंबर 1, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए से पॉइंट बी पर। पॉइंट बी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। पॉइंट बी ऑन एक्स एक्सिस है फ्रॉम ए, यानी ए से बी की तरफ मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ऐसा समझ लो कि वो उस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी। देखो कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ का जो एंगल है वो कितने डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है ए से। और किस पॉइंट तक ड्रॉ किया है मैंने, इसको मैंने ड्रॉ किया है पॉइंट बी तक। तो जो परपेंडिकुलर है वो ए बी है जो कि एक्स एक्सिस में मैंने ड्रॉ किया है। और इसी पॉइंट बी को अगर मैं ओ से मिला के एक ट्राइंगल की शक्ल दे दूं, ये आपको एक ट्राइंगल नजर आ जाएगा जो कि क्लियरली नजर आ रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा जी, ये जो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट बन गया ओ से लेके बी तक का, जिसको हम एफ एक्स से जाहिर करेंगे क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो एफ एक्स से जाहिर करते हैं।
और दूसरा कंपोनेंट बन जाता है बी से लेके ए तक का। और क्योंकि ये वाई एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये उसके पैरेलल आ रहा है, तो इसको हम एफ वाई से जाहिर करते हैं। मतलब कि ये जो लंबाई है ना, इसको आप स्केल से नाप लो तो ये एफ का एक कंपोनेंट बनता है जिसे एफ वाई कहते हैं। ये इसका एक और नाम होता है वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकली बन रहा है ना, तो इसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। यानी कि ये जो लाइन है ना, ये एक्चुअली एफ का वाई कंपोनेंट है, वाई हिस्सा है, और ओ से लेके बी तक ये कहलाता है एफ का एक्स कंपोनेंट। यानी कि एक्स एक्सिस में जो टुकड़ा इस फोर्स का बन रहा है ये वो है एफ एक्स। ठीक है, और आप देख सकते हो कि इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज है, और ये ओ से ए तक के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है। मैंने आपको बताया था ना, ये दोनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो किसी भी फोर्स को अगर आप रिजॉल्व करेंगे उसके वेक्टर्स में, उसके कंपोनेंट्स में, तो दो कंपोनेंट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्स एक्सिस के पैरेलल जिसको एफ एक्स से जाहिर किया है, या उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, और एक वाई एक्सिस के पैरेलल जिसको एफ वाई से जाहिर करते हैं, या उसको वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। अच्छा जी, अभी फिलहाल ऐसी सिचुएशन है ना, बट अगर फॉर एग्जाम्पल यही वेक्टर एक बड़े एंगल के ऊपर बनेगा, तो देखते हैं कि दोनों कंपोनेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप तस्वीर को जरा गौर से देखो, मैं इसका एंगल थोड़ा सा बढ़ाता हूं। आपने ऑब्जर्व करा जैसे ही मैंने एंगल बढ़ाया वैसे ही एक्स कंपोनेंट छोटा हो गया और वाई कंपोनेंट बढ़ गया। ठीक है, एंगल को और बढ़ा के देखते हैं। देखो मैंने एंगल को और बढ़ा दिया, जो फोर्स का एंगल था मैंने उसको और बढ़ाया, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि एक्स कंपोनेंट कम हो गया और वाई कंपोनेंट जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। अब मैं एंगल आपको कम करके भी दिखाता हूं। एंगल को कम करूंगा तो देखना एक्स कंपोनेंट लंबा हो जाएगा, वाई कंपोनेंट छोटा हो जाएगा। ये देखो, एक्स कंपोनेंट लंबा हो गया, वाई कंपोनेंट छोटा हो गया। और एंगल को कम करके दिखाता हूं। ये एंगल को कम करके देखा तो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कम हो गया, एक्स कंपोनेंट बढ़ गया। और एंगल को कम करके देखते हैं तो क्लियरली नजर आ रहा है कि एक्स कंपोनेंट कितना लंबा हो गया और वाई कंपोनेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई है। तो इस तरीके से जो एक्स और वाई कंपोनेंट हैं उनकी लंबाइयां बदलती रहती हैं वेक्टर के एंगल के लिहाज से, कि वेक्टर का एंगल कितना है। जितना एंगल कम होता है उतना उसका एक्स वाला हिस्सा लंबा हो जाता है, और जितना एंगल ज्यादा होता चला जाता है किसी भी वेक्टर का, तो उसका वाई जो कंपोनेंट है, वाई वाला जो हिस्सा है वो लंबा होता चला जाता है, जिसे वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। देख लो और ज्यादा एक्स इतना लंबा हो गया और वाई की वैल्यू बहुत कम हो गई। ठीक है, अब ये तो सिर्फ ग्राफिकली समझा था ना, अब जरा मैं आपको मैथमेटिकली फॉर्मूला निकाल के बताता हूं कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इनके फॉर्मूले आप कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये वाला कंपोनेंट निकालना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का एक दूसरा भी नाम हो सकता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप एक्स कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, कंपोनेंट कहते हैं टुकड़े को ना, तो एक्स एक्सिस वाले को कह देंगे एक्स कंपोनेंट। अब लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो जरा याद करो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने पढ़ा था कोसाइन, यानी कि कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। और कैसे याद कराया था मैंने आपको, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। कैसे? साहिल पर हरी काई बिछी है, तो काई बिछी है। ठीक है, अगर लग रहा है कि मैं क्या बातें कर रहा हूं यहाँ पर, तो बच्चों पिछला लेक्चर लाजमी देखना, बल्कि मैं लिंक भी इधर डाल देता हूँ आई कार्ड के अंदर, वहां से जाके आप देख सकते हो। जो पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने का तरीका बताया था, तो उसमें एक जुमला था काई बिछी है, तो इससे आप जो है वो याद रख सकते हैं कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है। अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर देखा जाए, इन ट्राइंगल ओ ए बी, अगर इस ट्राइंगल की बात की जाए ट्राइंगल ओ ए बी में, तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? कॉस थीटा बराबर आएगा बेस का मतलब, या पहले तो चलो शुरुआत से बताते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, और जो साइड बच जाए उसको बेस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और जो बच जाए उसे कहते हैं बेस। तो बेस है ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक की जो लंबाई है वो बेस है, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, यानी कि ओ से लेके ए तक। अगर इनकी वैल्यूज लिख दें तो देखो, ओ से लेके बी का जो लंबाई है हमने उसको नाम दिया हुआ है एफ एक्स का, और ओ से लेके ए तक की जो लंबाई है एक्चुअली वो एफ के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि हमें एफ एक्स का एक फॉर्मूला मिल गया। जब भी हमें एफ एक्स मालूम करना होगा तो ये एफ इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो हम मालूम कर सकते हैं एफ कॉस थीटा से।
यानी सिर्फ ड्रॉ किए बिना भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं ना कि किसी फोर्स का एक्स कंपोनेंट कितना लंबा होगा, तो आपने क्या करना है, फोर्स की वैल्यू पुट करनी है और कॉस एंगल पुट करना है। तो अगर वैल्यूज याद हैं तो आप निकाल लोगे, नहीं तो कैलकुलेटर से पुट कर लोगे। तो जब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करना होगा एक्स कंपोनेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अब अगर मैं आपको वाई कंपोनेंट के बारे में बताऊं कि वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड किया जाएगा। वाई कंपोनेंट का एक नाम होता है, वाई कंपोनेंट को कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि वर्टिकल हिस्सा, और इसको आप वाई कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मैंने आपको बताया था, उसे कहते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए एक जुमला बताया था, साहिल पर हरी। साहिल पर हरी काई बिछी है तुम पाँव बचाओ। तो साहिल पर हरी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। इस ट्राइंगल के अंदर अगर वैल्यूज देखें ट्राइंगल ओ ए बी में, तो साइन थीटा बराबर आएगा परपेंडिकुलर, मैंने आपको बताया थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज, और जो बच गई वो बेस होती है। तो परपेंडिकुलर यानी कि थीटा के सामने ए से लेके बी तक की जो साइड है ना, ए से लेके जो बी तक की साइड है, और हाइपोटेन्यूज का मतलब 90 डिग्री के सामने, ये तो वही है ओ से लेके ए तक। तो साइन थीटा बराबर आएगा ए से लेके बी तक की लंबाई हमने एफ वाई के बराबर बोली है, तो यहां पर आ जाएगा एफ वाई ओवर ओ ए, ओ से लेके ए तक की लंबाई तो एफ के बराबर है। तो अगर कभी मुझे वर्टिकल कंपोनेंट निकालना हो किसी भी फोर्स का, तो एफ वाई बराबर आ सकता है, एफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ साइन थीटा। यानी अगर आपको कोई भी एक वेक्टर दिया जाए और बोला जाए बताओ इसका वाई कंपोनेंट की लंबाई क्या होगी, तो आपने क्या करना है, आपने उस फोर्स की वैल्यू पुट करनी है और एंगल पुट करके साइन वगैरह लेकर आंसर निकालना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। और अगर ये साइन या कॉस की वैल्यूज याद की हुई हैं तो आप उनको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो मैंने आपको एक फोर्स को उसके पार्ट्स में तोड़ने का तरीका बताया, लेकिन मैं तोड़ने वाला नहीं, मैं जोड़ने वाला भी हूं। तो चलिए, दो जो कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़कर हम फोर्स भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? दोबारा वही ट्राइंगल देखो, ये एक ट्राइंगल है जिसमें आपको दो वेक्टर्स नजर आ रहे हैं। इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक एफ एक्स है और एक एफ वाई है। तो अगर आप सिर्फ नोटिस करो, हेड टू टेल रूल हम पढ़ के आ चुके हैं, तो आप देखोगे तो जो एफ एक्स है इसके हेड से एफ वाई की टेल जुड़ी हुई है और ये रिजल्टेंट है। यानी कि अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू फिगर, इस फिगर के मुताबिक, तो मैं ओ से लेके ए तक की लंबाई मालूम कर सकता हूं, ओ से लेके ए तक की लंबाई मालूम कर सकता हूं इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करके, बट वेक्टर फॉर्म में कह रहा हूं मैं आपको। तो ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर फॉर्म प्लस ओ ए वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं, यानी हेड टू टेल रूल से हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग हेड टू टेल रूल। बट हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है कि भाई अगर मुझे एफ एक्स पता हो एफ वाई पता हो, मैं इनकी वैल्यूज पुट करूं तो एफ निकल आए, तो हमें एक फॉर्मूला चाहिए, वो हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम याद है आप लोगों को, पता है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा बराबर होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस थ्योरम होता है और ये हमेशा करेक्ट साबित होता है, और हम इसको कई मरतबा इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो प्लस बेस का स्क्वायर करो, इनका सम करने के बाद स्क्वायर रूट लोगे तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अब आपको नजर आ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर वो साइड जो 90 डिग्री के सामने होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो थीटा के सामने होती है वो परपेंडिकुलर, और जो बच गई वो बेस होती है। तो अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं यहाँ पर, तो हाइपोटेन्यूज की जगह पर क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह पर आएगा एफ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड, और आगे पीछे लिख सकते हैं ना इसको। तो परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। यानी कि अगर आपको एफ एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट बता दिया जाए, किसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट बता दिया जाए, तो इस फॉर्मूले के जरिए आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आपको पता है क्या कैलकुलेट करके बताता है? ये फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। बट आपको पता है फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता देते हैं। अगर आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं
तो वो भी कर सकते हैं आप यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ, याद है। एक तीसरा भी था, टेन थीटा बराबर होता है पाँव बचाओ, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, जो मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था। तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ओ ए बी, तो टेन थीटा बराबर आएगा, परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाली साइड होती है, ये आगे हमारे पास एफ वाई, और 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, और जो बच जाए वो बेस होती है। बेस कौन सी साइड है, बेस है एफ एक्स। और हमें एंगल मालूम करना है, तो थीटा को अलग करेंगे, टेन इनवर्स लेना पड़ेगा, सही ना। अगर थीटा को फाइंड करते हैं तो ये टेन समझ लो इधर आ गया, तो टेन इनवर्स लेना पड़ेगा, तो ये बराबर होता है एफ वाई डिवाइड बाय एफ एक्स। ठीक है। और थोड़ी सी लॉजिक मैंने आपको पहले समझा दी थी कि भाई जितना y कंपोनेंट बड़ा होता है एंगल उतना ज़्यादा होता है, या एंगल जितना ज़्यादा होता है y कंपोनेंट उतना ज़्यादा होता है। तो हमने वेक्टर्स को रिजॉल्व भी कर लिया, वेक्टर को जोड़ के मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, और एंगल भी पता कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी तीनों मिसालें थीं, हो ये रहा था कि जो फोर्स अप्लाई हो रही थी अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके दो कंपोनेंट बन रहे थे, एक ये वाला कंपोनेंट था और एक ये वाला। और इसमें से जो रेड वाला कंपोनेंट है वो वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, इस वजह से जो सूटकेस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मूव कर रहा था। इसी तरीके से अगर हम वाली एग्जांपल देखें हमारे इंक्लाइन प्लेन वाली, तो जो कार थी, कार की जो फोर्स है वो तो डाउनवर्ड रिएक्ट कर रही थी, जो वेट था, लेकिन वो दो हिस्सों में रिजॉल्व हो गया था। एक हिस्सा ये वाला जो कोशिश करता है कि कार इंक्लाइन प्लेन पर रहे, और दूसरा हिस्सा ये जो कि कोशिश करता है कि कार जो है वो नीचे की तरफ मूव करे। और रेड वाला कंपोनेंट मेन काम करता है और कार को नीचे की तरफ मूव करा देता है। अगर ये जितना लंबा होगा उतना ज़्यादा जो है वो कार तेज़ी के साथ नीचे आएगी। सो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, और जितना आपको जानना था मैंने कोशिश करी उतना बताने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।